हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोस्टर अकेडमी। ने होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और इस क्लास में हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक की सिविक्स की क्लासेस चल रही है यहाँ पर DSSB और EMRS के लिए। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप रिवीजन वीडियो के तौर पर भी देख सकते हो। अगर आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं किया है तो भी आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाला है। तो हमारा टॉपिक है भारत और विश्व में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड दी वर्ल्ड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट या फिर जो भी कोई वीडियोस के लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए होंगे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। और यहाँ पर इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। इससे पहले टॉपिक्स में हमने डेमोक्रेसी के बारे में खूब बात की है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है, डेमोस का क्या अर्थ होता है, क्रेसिया क्या होता है, तो ये सब चीज़ भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। लेकिन क्या इतना सब पढ़ना काफ़ी है? नहीं, यहाँ पर हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। यहाँ पर इससे पहले हमने देखा डेमोक्रेसी के रूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, अलग अलग कंट्री में डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से है। तो इस टॉपिक में भी हम देखने की कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी का जो सच्चा रूप है वो कहाँ पर, कौन सी कंट्री में, किस तरीके से देखने को मिला है। कहीं पर डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ज़्यादा मार हुई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं। कई बार राइट टू वोट जो है उसको पाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है डेमोक्रेसी की, पुराने टाइम से लेकर जब से डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये आया है, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में भी आपने देखा था ये रूल लाने के लिए तो बात हो रही थी कि पुराना शासन हटाए थे और उसकी जगह पे अपना रूल लेकर आएंगे, जिसमें कि संविधान की बात की गई थी। तो डेमोक्रेसी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग से देख सकते हैं, और इससे पहले भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की बात हुई थी। और अमेरिका के जो उपनिवेश थे वो काफ़ी ब्रिटिश से छुड़ा लिए गए थे। ठीक है, तो राइट टू वोट को लेकर ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर इलेक्शन होना अनिवार्य है, और इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, कौन वोट देगा, तो राइट टू वोट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी में, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इज़ एन इल्यूजन। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी क्या है, इल्यूजन है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग खड़े हुए हैं और बहुत सारे इनके हाथ में कह सकते हैं बोर्ड टाइप है जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, या फिर अपनी डिमांड रख रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है, आप सभी को पता ही है। एक और ये बहुत बढ़िया सी पिक्चर है, ये दिखा रही है आपको कि डेमोक्रेसी का झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन इसके नीचे कितने लोग दफन हैं ये तो वही जानते हैं जो दफन है ना। या फिर जो डेटा है वो कितना कम प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन डेटा से अलग हटके जो कंडीशन होती है वो कुछ अलग ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे लोकतंत्र की दो कहानियां, यानी दो स्टोरी देखेंगे जिनके माध्यम से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र की बहाली किस तरीके से हुई, किस कंट्री में क्या क्या सिचुएशन उस कंट्री को झेलनी पड़ी, उसको पूरा का पूरा क्रम क्या रहा लोकतंत्र तक पहुंचने का। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है चिले, और ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। ये लोकेशन है इसकी, और सेंटियागो जो है कैपिटल है। लैंग्वेज कौन सी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ये है स्पेनिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर एक नाम है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, ये नाम है यहाँ के दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिले। इसके पूर्व राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे, इनके बारे में स्टोरी है। इनके साथ हुआ क्या था, इनकी हत्या कर दी गई थी। अब पहले बात करते हैं ये कि कौन सी पार्टी से थे। साल्वाडोर जो थे उनकी पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले। इसके अलावा इनका एक और ग्रुप भी था, ये कह सकते हैं गठबंधन भी था, जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था, ये था पॉपुलर यूनिटी। अब क्या बात थी भाई, ये कैसे इंसान थे, ये गरीबों के श्रमिकों के हित की बात करते थे, उनके बहुत बड़े समर्थक थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी शिक्षा की व्यवस्था भी की थी सब लोगों के लिए, मतलब कि शिक्षा के जो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको दूध वगैरह के वितरण में भी काफ़ी हेल्प की थी, और मतलब काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ चलाई थी ग्रास रूट लेवल पे जिनको बोल सकते हैं। तो ये पॉलिसीज़ किसको पसंद नहीं आई, वहाँ के जो अमीर जो जमींदार वर्ग हैं उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इसको हटा के इसकी जगह पे ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि हमारी बात सुने, हमारी पॉलिसीज़ बनाए, हमारे तरीके से काम करे। इसके अलावा अमेरिका का भी इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। अमेरिका को ये साल्वाडोर जो आयेंदे की सरकार है बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, तो उसने सपोर्ट किया किसको, जनरल ऑगस्टो पिनोशे को। ठीक है, तो ये नाम आता है जनरल ऑगस्टो पिनोशे। इसने सैन्य तख्ता पलट किया था, और इसके बाद इसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था, मतलब इसने अपनी सरकार बना ली थी, और इसके रास्ते में जो भी आता था उसको अपने रास्ते से हटा दिया करता था। ठीक है, यहाँ पे एक नाम और आएगा जो है जनरल अल्बर्टो, आगे लिख देते हैं। 1973 का सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जिसमें हुआ क्या था, डेट मेंशन कर रही हूँ मैं आपको, ये आपको ध्यान रखनी है। 11 सितंबर 1973 की बात है।
यहाँ पे जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, इनकी हत्या कर दी गई थी, उनके घर को घेर लिया गया था। और आपने एक जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो एक पूरी की पूरी 4-5 लाइन है, वो इनका राष्ट्रपति का आखिरी संदेश था लोगों के लिए, ठीक है, कि जो लोकतंत्र है वो फिर से बहाल होगा, और लोगों के बारे में कुछ अच्छी बातें उन्होंने वहाँ पर बोली थी। तो राष्ट्रपति जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके घर के ऊपर बम गिरा दिया गया था, तो ये तो मर चुके थे। लेकिन जो दूसरा नेम आपको याद रखना है वो क्या है, जनरल अल्बर्टो बेशेले। ये जो थे ये इनके वायुसेना के प्रमुख थे। इन्होंने अगस्टो की बात मानने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। अगस्टो पिनोशे, ठीक है। तो पहला नाम तो था साल्वाडोर आयेंदे, जो कि राष्ट्रपति थे उस वक्त जिनकी हत्या हुई थी। हत्या करवाई किसने थी, अगस्टो पिनोशे ने, जिसको सपोर्ट किसका था, अमेरिका का, ठीक है। और अगस्टो ने जनरल अल्बर्टो बेशेले से बोला कि वो भी उनके साथ आके मिल जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो इनको भी जेल भेज दिया गया। सिर्फ इनको नहीं, इनकी बेटी और इनकी जो वाइफ थी, दोनों को ही जेल भेज दिया गया, और काफ़ी वहाँ पर उनको प्रताड़ित भी किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कि, और एक चीज़ और की थी यहाँ के राष्ट्रपति ने, जिनकी हत्या हुई थी साल्वाडोर ने, जो तांबा था उसका निर्यात रोक दिया था। यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी वो तांबे का निर्यात करती थी, तो निर्यात के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि तांबा जो है नेचुरल रिसोर्स, ये हमारी कंट्री में रहने चाहिए। इसके उन्होंने विरोध किया था और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो इसकी वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, जो बड़े कह सकते हैं व्यापारी वगैरह थे, तो वो चाहते थे कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि उनके इशारे पर चले। तो ये सब चीज़ें हो गई थी, तो लोकतंत्र को वापस भी आते, लोकतंत्र की वापसी की, तो ये ईयर था 1988। और जो सैनिक शासन था वो पूरे तरीके से खत्म होने को चला था इस साल में, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो गया था। यहाँ पे क्या कराया गया था, जनमत संग्रह कराया गया इस साल। और पिनोशे जो था उसको लगा कि वही सत्ता में आएगा, लेकिन लोगों ने उसको हटा दिया और उसको बिल्कुल भी वापस लाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो इसके बाद काफ़ी 3-4 चुनाव हुए और ईयर आ जाता है 2006, ठीक है। तो 2006 में प्रेसिडेंट कौन बनती है, मिशेल बेशेले, ठीक है, मिशेल बेशेले। बेशेले से आपको याद आ गया होगा, बेशेले, अल्बर्टो बेशेले वायुसेना के जो अध्यक्ष थे आयेंदे सरकार के, बेशेले, अल्बर्टो बेशेले, उन्हीं की बेटी थी ये मिशेल बेशेले, ठीक है, जिसको जेल भेज दिया गया था। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाया, और 2006 में इनको राष्ट्रपति पद पर लाया गया। और ये सब किसने किया, लोगों द्वारा ही किया गया। चुनाव हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और लोग इनको लेकर आए और ये प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई। ये समाजवादी विचारधारा की थी, समाजवादी विचारधारा की, और ये पेशे से क्या थी, चिकित्सक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पर आती है पोलैंड की स्टोरी। तो पोलैंड देख लीजिए, जर्मनी के पास है ये, तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। पोलैंड में क्या हुआ था, 1980 की स्टोरी है पोलैंड की। पोलैंड की अगर हम बोले पूरा नाम तो यह रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, ऐसे ही वो था रिपब्लिक ऑफ चिले, ठीक है। इसकी कैपिटल है वर्साई। और लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, वो नाम है जेरुजिलिस्की, जेरुजिलिस्की, ठीक है। तो पोलैंड पर पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी शासन करती थी, जिसके जो नेतृत्व करता थे, यानी नेतृत्व कौन करता था, पार्टी किसकी थी, ये जेरुजिलिस्की की, जो एक गैर लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार थी, ठीक है। ये एक गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। इसकी जो पॉलिसीज थी वो यही थी कि हमारी पार्टी सुपीरियर है, कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इलेक्शंस में, और अगर कोई करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा रास्ते से। किसी को भी परमिशन ही नहीं थी इलेक्शन पार्टिसिपेट करने की। साम्यवादी शासन के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था कि अपनी इच्छा से ही लोगों का चुनाव करते थे, जिसको चाहते थे उसको ही लाते थे, ठीक है। और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको ये कहाँ भेज दिया करते थे, जेल में। एज यूजुअली ये किया करते थे, जेल में भेज दिया करते थे। तो यहाँ पे जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और इस पार्टी को पूरा सपोर्ट मिला हुआ था किसका, सोवियत संघ का, ठीक है। सोवियत संघ का इसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ था, एक तरीके से यही इसको कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पे स्टोरी क्या थी, वो नाम है गंडस्क शहर, जहाँ पे लेनिन जहाज कारखाना था, ठीक है। क्या था, लेनिन जहाज कारखाना। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है लोकतंत्र की, ठीक है। लेनिन जहाज कारखाना, यहाँ पर एक जो महिला कर्मचारी थी, क्रेन चालक,
उसको जॉब से निकाल दिया गया था और अनुचित तरीके से निकाल दिया गया था, तो लोगों ने इसका विरोध किया था। 14 अगस्त 1980 को इसी बात को लेकर लोग जो है हड़ताल पे बैठ गए थे और हड़ताल जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी थी। लेकिन हड़ताल तो चल रही थी भाई यहाँ पर लेनिन जहाज कारखाना की महिला क्रेन चालक को वापस से नौकरी रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली कि एक इलेक्ट्रिशियन आया, ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन आया, इस बंदरगाह की जो दीवार है उसको लांघ के ऊपर से आया और यहाँ पर हड़ताल में उसने एंट्री ले ली, ठीक है। उसका नाम क्या था? लेक वालेशा, लेक वालेशा। और ये भी इन हड़तालियों के साथ ही, मतलब हड़ताल जो हो रही थी इनके साथ ही हो लिया, मतलब इनके साथ ही चल लिया और फिर आगे जाके इस हड़ताल का नेतृत्व इसी ने किया और नेता बन बैठा, ठीक है, लेक वालेशा। हालांकि ये यहाँ पे काम नहीं करता था, इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये इलेक्ट्रिशियन था और ये आया और इलेक्ट्रिशियन ने बाद में इस पूरे हड़ताल की बागडोर अपने हाथों में ले ली, यानी पूरा नेता बन बैठा यहाँ का, ठीक है। अब इसके नेतृत्व में काफ़ी सारी चीज़ें आई, बहुत सारे आगे बढ़ के मजदूर संगठन बनने लगे, वो अपने डिमांड्स रखने लगे। ऐसे ही करके इन्होंने अपनी 21 तो यहाँ पर 21 सूत्रीय समझौता इन्होंने दिया था जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनली एक संधि हुई, ठीक है, और एक नया मजदूर संगठन एग्जिस्टेंस में आया। एक नया मजदूर संगठन आया जिसका नाम क्या था ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलिडरनोस्क, सोलिडरनोस्क, ठीक है, सोलिडरनोस्क। और इस सोलिडरनोस्क को इंग्लिश में क्या बोला जाता था? सोलिडेरिटी। ये भी लिख देती हूँ मैं, सोलिडेरिटी, ठीक है, सोलिडेरिटी। तो अब क्या हो, मजदूर संगठन जो है उसमें इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स आने लगे और लगातार इसमें मेंबर्स बढ़ने लगे। तो सरकार जो थी पूरी तरीके से बौखला चुकी थी, उनको कुछ इसके लिए सोल्यूशन निकालना था कि अगर इसी तरीके से इस मजदूर संगठन के अंदर लोग आते रहे तो ये तो किसी भी तरीके से फिर हड़ताल करेंगे और अपनी डिमांड्स मनवाते रहेंगे। तो 1981 में जिसकी गवर्नमेंट थी, क्या नाम था? जारूजेल्स्की, ठीक है, इसने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का तो सभी को पता है, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा कानून होता है जिसके अंदर किसी मेंबर को पकड़ के वो जेल में डाल देते थे और एक्टिविटी पे कुछ भी बता देते थे कि क्योंकि तुम हमारे लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो हम तुमको जेल में डाल देते हैं, ठीक है। तो जेल में डालने की ये पूरी का पूरा प्रोसेस लाया गया और इसका मेन मकसद यही था कि जो ग्रुप है ये टूट जाए पूरे तरीके से और लोग डर जाए और इसमें शामिल होना बंद कर दें, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। 1988 में ये जो ग्रुप था, कौन सा ग्रुप? सोलिडेरिटी, इसने फिर से हड़तालें अपनी शुरू करी, यानी स्ट्राइक्स इसने अपनी फिर से शुरू करी और अप्रैल 1989 में फ्री इलेक्शन की डिमांड जो है वो आगे बढ़ने लगी, ठीक है। और इस इलेक्शन की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। लोगों द्वारा डिमांड की गई कि इलेक्शन होना चाहिए और इस इलेक्शन की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया। सीनेट में, यहाँ का जो सीनेट था उसमें सोलिडेरिटी ग्रुप को 100 सीट्स थी, तो 100 सीट्स में से 99 सीट्स मिली, ठीक है, यानी वो 99 सीट्स पर जीता। कौन सी ये पार्टी थी, ग्रुप था? ये था सोलिडेरिटी, ठीक है। तो सोलिडेरिटी जब जीत गया है तो राष्ट्रपति कौन आएगा ये तो आपको पता ही है। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद आया, ठीक है, और पहली बार ऐसे इस पद की यहाँ पर इलेक्शन हुआ था और कौन आया था? लेक वालेशा, जो इतने टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए अब आगे, क्या हम किस बारे में बात करने वाले हैं? लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है। तो लोकतंत्र जो है उसकी विशेषता के तौर पे आप क्या देख सकते हैं कि आपको नेता चुनने की अनुमति होती है, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की आपको अनुमति होती है। इसके अलावा आपके पास विकल्प भी मौजूद होना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रीज की तरह बोल तो दिया कि इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बट फाइनली किसी को परमिशन मिलती है नहीं, ठीक है, पार्टिसिपेट करने की। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है और संगठित होने की आज़ादी होती है। इसके अलावा अगर कुछ अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ भी विरोध करने की उनको पूरी आज़ादी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, नक्शे की बात करें, यानी अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में एक क्रम आया जब लोकतांत्रिक सरकार बननी शुरू हुई, तो ये क्रम कैसे आया, क्या क्या चीज़ें थी। तो एक
छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। 1990 में केवल कुछ ही लोकतांत्रिक राज्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में इसमें और भी देश शामिल होने शुरू हो गए। एशिया के कुछ नए जो राष्ट्र जो अभी अभी आज़ाद हो रहे थे, उन्होंने भी लोकतंत्र को ही चुना, इसी व्यवस्था को चुना। 75 में अफ्रीका में उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे थे, तो उन्होंने भी ज़्यादातर सरकारों ने लोकतंत्र सरकार को ही बेहतर ऑप्शन अपने लिए समझा। 1991 में एक अलग सिचुएशन देखने को मिली जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और 15 नए राज्यों और अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उन्होंने निर्माण करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब लोकतंत्र के विस्तार के चरण। ठीक है, लोकतंत्र के विस्तार के चरण, इसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग होती है 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की गई थी, इसके अलावा जो राजा था उसको हटाया गया था। तो मेनली हमारा फोकस लोकतंत्र पर है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्टेब्लिश करने की बात हुई थी। तो एक 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो लोकतंत्र की बहाली की बात हो रही है ये अभी से शुरू नहीं हुई थी 1789 से, इससे थोड़ा पहले हो चुकी थी। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यानी अमेरिका पर ब्रिटिश लोगों का रूल था, उनकी कॉलोनीज। तो 1776 में ये इनको फ्रीडम मिल गया था, ये इनसे फ्री हो चुके थे। और फ्री होने के बाद फिर उन्होंने 1787 में अपना ही संविधान बनाया। किसने? हम बात कर रहे हैं अमेरिका की अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन संविधान तो बनाया और सबको राइट टू वोट भी मिला, लेकिन राइट टू वोट मिला सिर्फ मेल्स को, यानी जो पुरुष थे उनको मिला। उनमें भी जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे उनको, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ठीक है, उसमें था ना कुछ कि जो प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी है उनको ही ये राइट मिलेगा, यानी उसको ही लायक समझा जाएगा कि वोट अपना व्यक्त करे। तो मेल को अधिकार था उस वक्त, फीमेल्स की तो दूर दूर तक बात ही नहीं थी। ठीक है, तो बहुत बाद में ये अधिकार वाली बात आई। और ये अधिकार वाली बात में आपको कुछ एक कंट्री जो है ये याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि आपको याद रखना है 1893 में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अपने देश के नागरिकों को ये अधिकार दिया कि सभी जो है वो वोट दे सकते हैं, या कह सकते सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ही कालक्रम रहा। 1893 में न्यूजीलैंड में आया। 1917 की बात करें तो रूस में आया। इसके अलावा 1918 की बात करें तो यहाँ पर जर्मनी के लोगों को ये अधिकार मिला। 1919 में नीदरलैंड को। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो 1944 में फ्रांस ने अपने देश के सभी लोगों को ये अधिकार दे दिया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1950 में इंडिया में राइट टू वोट सभी के लिए आ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो 1962 में ऑस्ट्रेलिया को ये राइट मिल गया था। अमेरिका के राइट की बात करें कि अमेरिका ने अपने देश के लोगों को राइट टू वोट सभी के लिए कब दिया, तो 1965 में। आप देखेंगे 1965 में, कितना लेट। इसके अलावा 1994 में साउथ अफ्रीका, यहाँ के लोगों को राइट मिला वोट देने का, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपनिवेशवाद के अंत में कि वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री थी घाना, जिसका नाम था गोल्ड कोस्ट। ठीक है, और इस पे ब्रिटिश लोगों का रूल था। इसको फ्रीडम मिली थी 1957 में, और ये पहली अफ्रीकन कंट्री थी जिसको फ्रीडम मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी दौर पे आगे क्या हुआ। 1989 से 90 के बीच में पोलैंड भी फ्री हुआ। 91 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके बाद लोकतंत्र और स्ट्रॉन्ग बना। 1990 में बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, इनमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, सैनिक शासन चल रहा था, उसका अंत हुआ और एक तरीके से कह सकते हैं लोकतंत्र की बहाली यहाँ पर देखने को मिली। नेपाल का तो आपको पता ही है। नेपाल का अगर हम एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर 2006 में डेमोक्रेसी पूरे तरीके से देखने को मिली आती हुई। ठीक है, लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो कह सकते हैं कि 2005 तक लगभग 140 देशों में डेमोक्रेसी थी, लेकिन कुछ में तो डेमोक्रेसी थी लेकिन बेस नहीं था डेमोक्रेसी का, मतलब कहने के लिए डेमोक्रेसी थी लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं थी। ठीक है, म्यांमार एक कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, पुराना नाम क्या है इसका, बर्मा। इसको 1948 में फ्रीडम मिली थी। ये फ्री कब हुआ था, 1948 में। और 1962 में डेमोक्रेसी जो है ये यहाँ पर हटा दी गई थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, सैनिक तख्ता पलट देखने को मिला और डेमोक्रेसी जो है उसको काफ़ी हार्म पहुंचाया गया।
1990 में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद क्या हुआ, इलेक्शंस देखने को मिले यहाँ पर, और इलेक्शन हुए भी, और यहाँ पर जीत हासिल किसको हुई, आंग सान सू ची। ठीक है, इसको जीत हासिल हुई। और अगर इनकी पार्टी का नाम पूछ लिया जाए तो क्या था, इनकी पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आंग सान सूची के जीतने के बाद भी जो विरोधी दल थे, जो विपक्ष था, उसने इस इलेक्शन को इलेक्शन माना ही नहीं। हालांकि इनको नज़रबंद कर दिया गया था, इनको कैद में रखा गया था, लेकिन किसी भी तरीके से इन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ती गई और जेल भी जाना पड़ा और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। 20 साल पूरी डिक्टेटरशिप चली और 6 से 10 लाख जो लोग थे वो शरणार्थी बनने को तैयार हुए, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कंट्री की। लेकिन आंग सान सूची ने फिर भी कोई कह सकते हैं कि थकी नहीं और अपने आप को थकने नहीं दिए इन्होंने, और हमेशा लगन से अपने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए इन्होंने पूरा काम किया, और इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, अब हम देखें वर्ल्ड लेवल पे अगर लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सामने आती है। यहाँ पे कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है। ये वैश्विक संगठन है जो हेल्प करने के लिए पूरे वर्ल्ड को साथ में एक साथ लाने के लिए कारगर हैं। ये दुनिया के देशों को के बीच में शांति बनाने के लिए, सुरक्षा बनाने के लिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, ये ऋण और धन देने के लिए भी सुपीरियर एक बॉडी के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। और सुरक्षा परिषद में 5 देशों को, जैसे कि ये हम बात करेंगे अभी, यूएन की बात अगर हम करें तो इसमें 193 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 14 जुलाई 2011 में लास्ट मेंबर ऐड हुआ है साउथ सुडान। ठीक है, अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद की, इसी का जो पार्ट है सुरक्षा परिषद, उसमें 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो अस्थायी मेंबर हैं और 5 जो हैं वो स्थायी मेंबर हैं। स्थायी मेंबर के नेम्स यहाँ पर मेंशन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इन सभी के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है किसी एक खास डिसीजन में ये किसी के अगेंस्ट जा सकते हैं और उसको कोई भी नहीं कह सकता कि आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, वीटो का मतलब होता है एक अलग तरीके की पावर है, सुप्रीम पावर आप कह सकते हैं, इनके पास शामिल है। ठीक है, तो ये वीटो पावर इनके पास होने से इनका जो पार्टिसिपेशन है ग्रुप में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो अस्थायी ग्रुप है वो अपने आप को फिर कमतर महसूस करने लगते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो 10 नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएमएफ की। आईएमएफ एक ऋण देने वाली यानी लोन प्रोवाइड कराने वाली एक ऐसी संस्था है जिसको सर्वोच्च संस्था के रूप में एक तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन इसके बदले में ये उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिसीज जो हैं उसको चेंज करवा देते हैं और एक तरीके से उसके ऊपर अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। 189 इसके मेंबर्स हैं, जिसमें लास्ट मेंबर कौन सा ऐड हुआ था ये आपको बताना है 2016 में। ठीक है, कब ये ऐड हुआ था लास्ट मेंबर, मतलब कौन सा ये मेंबर था, कब ऐड हुआ था, तो मैंने बता दिया है कब ऐड हुआ था आईएमएफ में लास्ट मेंबर, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई जितना धन देगा उतने ही उसके वोट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके की पॉलिसी जो जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्हीं का पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और 50% लगभग 7, 8, 9, 10 कुछ इस संख्या में देश हैं जो पूरी तरीके से इसको रेगुलेट करते हैं। तो क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र कायम होना संभव है, ये सब हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अब। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनका तो हमने देख लिया है कि काम क्या है। पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं है, जिसके पास वीटो है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी अमीर 10 देशों का नियंत्रण सबसे ज़्यादा है, और विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा से ही अमेरिका का ही रहा है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है, यानी जो दबदबा इनका देखने को मिलता है वो किसी और कंट्री का देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के साथ भी सेम सिचुएशन ही देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे बाहरी समर्थन की। इसमें इराक की बात करेंगे। इराक का एग्जाम्पल लेते हैं। इराक जो है ये एक पश्चिम एशिया की एक कंट्री है। 1932 में इसको फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 1968 में यहाँ पर एक पार्टी है अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी।
अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी। यहाँ पे जो बाथ वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है पुनर्जागरण। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पुनर्जागरण, ठीक है। इस बात वर्ड का मतलब है पुनर्जागरण। तो इस पार्टी के जो नेता थे उसका नाम आपको पता ही होगा, फेमस नाम है सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो सद्दाम हुसैन जो है उसके बाद 1968 में तख्ता पलट हुआ और 1979 में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति के तौर पे उभर कर सामने आया। अब क्या था, इसने कुछ काम भी किया, महिलाओं के लिए भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे तानाशाही की राह पर ये चल दिया और कहा जाता है कि जन संहार भी इसने किया था काफ़ी कुछ समुदायों को लेकर, तो उसके लिए भी काफ़ी बदनाम ये हुआ था, क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, किसी को मार डालना, जैसे कि हिटलर के टाइम में हुआ था, वही चीज़ कुछ इसने करने की कोशिश की थी। तो इसमें हुआ क्या था, आगे इंटरफेयर हुआ था यहाँ पे आगे अमेरिका का और ब्रिटेन का। इन्होंने बोला था कि जनसंहार के कुछ एक यहाँ पर वेपन्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पर, और लोगों के बारे में बात हुई, तो इन्होंने बोला कि जाकर हमें चेक करना चाहिए। तो इन्होंने इंटरफेयर किया, तो जब जांच हुई तो ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो उस वक्त यूएन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी बोला, कोफी अन्नान, उन्होंने भी बोला कि ये जो सिचुएशन हुई है और ये बिल्कुल भी सही नहीं हुई है और इंटरफेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। 2003 में अमेरिका ने हमला कर दिया था ना इसके ऊपर, आपको याद होगा न्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी आया था। 2003 में अमेरिका ने इसके ऊपर हमला कर दिया था और इस हमले को यूएन ने गलत ठहराया था। हालांकि बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं हुई थी, लेकिन एक तरीके से बोला गया कि अमेरिका का ये कदम जो था कि हम जाकर जांच करेंगे, ये वाला कदम बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है। तो ये थी क्लास आज की, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ आ गया हो। मैंने पूरी कोशिश की है एक एक डेट वगैरह जो भी मुझे लगता था काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेलिस्ट आपकी सिविक्स की MCQs की सभी चैप्टर से रिलेटेड बहुत जल्दी आएगी, जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी सिविक्स के MCQs की लिस्ट प्लेलिस्ट है भी, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।